जिस तरह से ये लाइट मुझसे तुम तक पड़ी, उसी तरह से सूरज बाबा भी हमको इसी तरह की लाइट दे रहे थे। लोगों में बहुत आश्चर्य हुआ कि ये जो लाइट आ रही है ये किस टाइप की आ रही है, ये कैसे आ रही है। बहुत सारे मिथ थे, फिर बाद में जाकर ये क्लियर हुआ कि भैया इस लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। थैंक्स टू हर्ट्ज, जिसने एक एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो सन से आ रही हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेल में इस चैप्टर में। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सन से जो हमारे पास रेज आ रही है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये हर्ट्ज साहब की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इनफैक्ट उनको कोई प्राइज नहीं मिला, बट उनको मिलना चाहिए था और उनका नाम भी बहुत आगे तक जाना चाहिए था। 37 की एज में वो उनकी डेथ हो गई थी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। मगर लोग कहते हैं कि एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, वो 37 की एज में वो एक्सपायर हो गए थे। ऊपर वाले ने उनको जल्दी बुला लिया, अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो डिस्कवरी हुई, इस डिस्कवरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, जो सन रेज आ रही हैं, उसके अंदर हमारे पास एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट होती रहती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होती रहती है। और इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे की तरफ बढ़ती है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में ऑसिलेट हो रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जा रही है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इसीलिए इसको हम ट्रांसवर्स भी बोलते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और जो डायरेक्शन है आगे बढ़ने की वो उन दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब ऐसे समझो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑसिलेट हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है, तो ये डायरेक्शन में हमारी वेव आगे बढ़ रही है। सिंपल डेफिनेशन दी है, एक बार में दिमाग में घुस जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चेंजेस साइनोसॉइडली, ये साइन की वेव है, एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं। और ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसका यूज करेंगे अपन रिजल्ट में, अभी एक डेरिवेशन करने में भी इसका यूज करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में भी इसका यूज करेंगे। बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, ये हर्ट्ज ने प्रूव किया था। अब वो हमारे सिलेबस से हट गए, इसीलिए हम उन पर बात नहीं कर रहे हैं, बट हाँ काम के बहुत थे। जब भी वेव्स की बात आती है तो इक्वेशंस की बात आती है कि भाई ये वेव की इक्वेशन क्या होगी। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मेरी जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही थी और जो जेड डायरेक्शन में है वो मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट हो रही थी। हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की ई एक्स टी। एक्स टी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में आगे जा रही है। भाई वाइब्रेट किसी में भी हो, आगे तो वो एक्स में जा रही है। तो ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, कॉस यहां पर साइन भी हो सकता है, टेंशन मत लेना, के एक्स माइनस ओमेगा टी। कई बुक्स में ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा होगा, मैं भी ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख देता हूं, उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस फाई, ये इसकी इनिशियल फेज है, अभी ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है यहां से स्टार्ट होता तो कुछ ना कुछ एंगल होता, इसीलिए यहां पर प्लस फाई, जरूरी नहीं है लिखो। इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास बी नॉट, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये बिल्कुल सेम आता है, न्यूमेरिकल में बताऊंगा तुमको कि अंदर का डोमेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वैसा ही का वैसा सेम मैग्नेटिक फील्ड का भी लिख देना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये जो हमारे पास के है इसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। और ये जो हमारे पास ओमेगा है, ये ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा इसीलिए। और इन दोनों में ई और बी में क्या रिलेशन होता है स्पीड के साथ, वो अपन इसी वीडियो में डिराइव करने वाले हैं, एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारे पास इक्वेशंस थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अब अपने पास आता है थैंक्स टू मैक्सवेल। मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किया था कि अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में रिलेशन होता है, क्योंकि लोग तो यही नहीं समझ पा रहे थे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में लिंक कैसे हो सकती हैं, ये कपल कैसे हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास इक्वेशंस पहले से ही हैं, ये है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई को अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए या ई डॉट डी एस।
पुराने पाप हैं, खुलेंगे, टर्म 1 के हैं, अब तो रिजल्ट भी आ चुका है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको, बिंदास होके बस देख लो, क्योंकि कोई पूछेगा नहीं बट पता होना चाहिए। इसके बाद ये हमारे पास है मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ, क्योंकि मैग्नेट में मोनोपोल होता ही नहीं है, डाइपोल होता है, जितनी निकलेगी उतनी वापस आएगी, इसीलिए इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए या बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, क्योंकि मोनोपोल होता तो निकलती या आती, बट यहां तो जाएगी भी और आएगी भी, तो नेट हमेशा 0 होगा। इसके बाद ये हमारे पास आता है फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और E जो होता था वो इंटीग्रेशन E डॉट डी एल होता था, E डॉट डी एल। सो इंटीग्रेशन E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इसके बाद हमारे पास एक और था एम्पियर सर्किटल लॉ, E इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट की जो कहानी है उस कहानी को मत करो, क्योंकि ये सिलेबस में ही नहीं है, बट हाँ इन चारों इक्वेशनों ने ये बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक, और ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से रिलेटेड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की कहानी थी, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को लिंक करने वाली कहानी थी, ये देखो इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपको इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेशन करा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में जुड़ी हुई हैं। ये मैक्सवेल की इक्वेशंस ने बताने की कोशिश हमको की थी, बता ही दिया था बल्कि। और हर्ट साहब को तो मैं बार बार इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि उनको याद करना ही चाहिए, हम कभी याद नहीं करते उनको, न्यूटन साहब से ऊपर उनको रखना चाहिए हमको। खैर, प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से भी परपेंडिकुलर होती है। इसके बाद बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, एक बार में दिमाग में बैठ जाएंगी। दीज वेव्स ट्रेवल इन विद द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। They are not deflected by electric, although इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर है, मगर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। ये कौन सी फिनोमेना शो करते हैं? इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इनमें से 2 लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। नीड नो मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, मतलब कि आगे बढ़ने के लिए उनको किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। ये 5 प्रॉपर्टीज, लास्ट वाली पे भूल जाओ, पोलराइजेशन है। तो अगर तुम 5 प्रॉपर्टीज को भी याद रखते हो, सबसे पहले ट्रांसवर्स है नेचर में, दूसरी चीज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से भागता है। अगर देखें तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन इनकी फिनोमेनास को शो करता है और मीडियम की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इनको करना जरूरी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो आपसे कहा जाएगा मोमेंटम बताओ, कितना होगा मोमेंटम? तो मोमेंटम बता देते हैं अपन। देखो भाई, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो हमें पता है प्लैंक की थ्योरी से। हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। वेव ऑप्टिक्स में भी बात करी है अपन ने इसकी एटम में भी बात करी है, इसलिए बिल्कुल भूलने की आवश्यकता नहीं है। डी ब्रॉगली के टाइम पर भी इसकी बात की है। अगर अपन यहां पर इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यहां रख दें तो ये आ जाएगा hc/λ। h/λ क्या होता है अपने पास? तो डी ब्रॉगली ने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो p ये अपने पास मोमेंटम है, मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ। तो ये h/λ को मैंने लिख दिया p, और ये p बन गया मेरे पास E/c। तो ये आ गया आपके पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती हैं। कितनी एनर्जी? E इज इक्वल टू एच न्यू। कितना मोमेंटम? E/c। ये उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम है। अगर पूछ लिया जाए डेरिवेशन, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, और चांसेस बनते हैं। जिस तरह से इन्होंने पेपर में हमको जो सैंपल पेपर दिया उसमें रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं, ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हमसे पूछा जाएगा एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज इंसिडेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस सरफेस पर इंसिडेंट होती हैं उस पर प्रेशर लगाती हैं, बिल्कुल लगाती हैं। कैसे लगाती हैं? तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है अपने पास? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं अगर पर सेकंड की बात कर लूं तो टाइम तो मेरे पास वैसे ही टाइम हो गया 1, ठीक है, पर सेकंड, और ये मेरे पास है प्रेशर। इसके लिए डरने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि दोनों का साइन सेम हो रहा है, स्मॉल p लिखा है। अब हमने क्या देखा था? मोमेंटम था E/c। इसके पहले वाली स्लाइड में ही हमने देखा है कि हमारे पास मोमेंटम था
E/c। तो अगर आप ये समझो यहां पर, अगर ये लाइट यहां पर इंसिडेंट हुई, इसका मोमेंटम था E/c, और जब ये वापस जा रही है और -E/c, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा जब रिफ्लेक्ट होगी 2E/c, और इसीलिए हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा 2E/c चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड अपॉन एरिया। अगर मैं आपसे बात करूं कि लाइट पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई, तो इनिशियल मोमेंटम था E/c, फाइनल मोमेंटम हो गया 0, तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा सिर्फ E/c अपॉन एरिया, और पर सेकेंड, क्योंकि टी को अपन ने 1 ले लिया, पर सेकेंड की ही बात कर रहे हैं यहां पे। तो ये हमारे पास आ गया कि ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, और कितना करता है, वो इतना करता है। और कोई बोले क्यों करता है, क्योंकि वो एनर्जी और मोमेंटम को अपने साथ कन्वे करता है। जब एनर्जी और मोमेंटम को अपने साथ कन्वे करता है तो प्रेशर तो लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम ही तो फोर्स होता है, और फोर्स अपॉन एरिया हमारे पास बन जाता है मोमेंटम। इसके बाद हमारे पास पूछा जाएगा कि कोई रिलेशन है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। बिल्कुल है। देखो भाई, हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिविएट नहीं होते। अगर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जितना लग रहा है उतना ही मैग्नेटिक लग रहा होगा। भाई आपने जब भी किसी चीज को, अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट नहीं हो रहे हो और अब फील्ड है तो फोर्स तो होगा, इसका मतलब है जितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उतना ही अपने पास मैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला किसी भी चार्ज पार्टिकल पर होता है QVB, और अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स को देखें तो वो होता है QE, Q से Q कैंसिल, V आ गया E/B, और अगर अपन वैक्यूम में हो तो इसको C लिख दो, तो ये आ गया आपके पास V = E/B का बहुत सिंपल डेरिवेशन, शॉर्ट, प्रिसाइज, फुल मार्क्स। इससे ज्यादा शॉर्ट कोई क्या करेगा। इस पर ज्ञान देने के लिए इतनी बातें हैं कि कोई लिमिट नहीं है उनकी, बट वो अननेसेसरी हैं। अब आ जाओ अपने पास एक और चीज पर, वो बोलेंगे C = 1/√μ0ε0। ये प्रॉपर्टी में भी लिख सकते थे, इसको प्रूव करके बताओ। तो यार देखो, टर्म 1 के पाप है ये, अपने पास 1/4πε0 की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁹ याद है तुम्हें, साले साहब बोलता था मैं। अगर यहां पर देखो μ0/4π की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻7। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, जैसे ही डिवाइड करेंगे 4π से 4π कैंसिल, 9 × 10⁹ अपॉन 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा, बना देगा इसको 16। ये 4π से 4π कैंसिल, ये बन जाएगा 1/μ0ε0, ये हो जाएगा 3, 9 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 10⁻16, 10⁻8, इसका होल स्क्वायर। और ये चीज तो होती है स्पीड ऑफ लाइट, इसका स्क्वायर हटाओ, यहां रूट आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी 1/√μ0ε0। आपका डेरिवेशन हो गया खत्म। देखो यार, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात होती है ना, तो जैसे तुम्हें किसी ने कोड दे दिया था ना, विबग्योर, वॉयलेट से लेके विजिबल लाइट में अपन वॉयलेट से लेके रेड तक जाते हैं, उसी तरह से मैं तुम्हें कोड देता हूं कॉक्सुविमर। अब ये कॉक्सुविमर क्या कह रहा है, तो कॉक्सुविमर में जो CO है अपने पास, ये स्टैंड करता है कॉस्मिक रेस के लिए। भूल जाओ कॉस्मिक रेस को, टेंशन मत लो ज्यादा। अगर मैं बात करूं आपसे गामा, तो गामा से अपना मेन स्पेक्ट्रम स्टार्ट होगा, फिर X स्टैंड फॉर एक्स रेस, फिर U स्टैंड फॉर अल्ट्रावायलेट रेस, फिर V स्टैंड फॉर विजिबल रेस। ये हमारे पास जो विजिबल का जोन है, ये वाला जोन, ठीक है, वॉयलेट से लेकर रेड तक का। इसके बाद फिर हमारे पास आता है इंफ्रारेड, देन वी हैव माइक्रो, देन वी हैव रेडियो में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, बट रेडियो यहां पर अपने आप को रोकना है। सो कॉक्सुविमर, कॉस्मिक तो भूल जाओ, गामा से स्टार्ट करो, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, बस फाइनली अपने पास ये कॉक्सुविमर। ये जो है, ये हमारे पास इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और जब हम जो लाइट हमारे पास आ रही होती है, सूरज देवता प्रभु हमारे ऊपर जो लाइट गिरा रहे हैं, उस लाइट के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, जितनी भी वेवलेंथ हैं, जब हम उनको ऑर्डरली अरेंज कर लेते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या कौन कौन सी रेज हैं और उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या है। अब अपने पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अपने पास रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ याद रखो आप,
कि अगर 1 मीटर से ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी तो वो हमारे पास रेडियो वेव्स कहलाएंगी। एक्चुअली में क्या है कहानी, यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट ये है कि वेवलेंथ का ही आपसे पूछा जाता है कि ये वेवलेंथ किसकी है, रेडियो की है, माइक्रो की है, या फिर अपने पास अल्ट्रा की है, एक्सरेज की है, या गामा रेस की है। तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि ये कैसे प्रोड्यूस हुए। अब मैं आपको बताता हूं, जब कभी फंस जाओ तो सोर्स में लिख दो सन, सोर्स में लिख दो ऑसिलेटिंग चार्ज, अगर बाई चांस आप फंस जाओ एक्सेलरेटेड चार्ज, वो आपके सोर्स हैं अगर कुछ ऑप्शन ही ना हो। अदरवाइज रेडियो वेव्स के लिए अपने पास रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन, इसके बाद माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है क्लिस्ट्रॉन ट्यूब के अंदर, इसके बाद इंफ्रारेड प्रोड्यूस होती है कहीं पर भी वाइब्रेशन ऑफ एटम्स हो, अभी तुम कुछ उचकने लगो, कूदने लगो, तुम्हारी बॉडी हीट अप हो जाएगी, इंफ्रारेड निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपसे कोई कहे लाइट, तो भैया जब इलेक्ट्रॉन एटम में ऊपर जाता है, वापस अपनी स्टेज पर आता है, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आता है, तो कौन सी लाइट निकल रही होती है, विजिबल निकल रही होती है। अगर आपसे कोई कहे कि अल्ट्रावायलेट कब निकलेगी, तो जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांजिशन हो रहा था तो विजिबल थी, इनर वाले में होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, अल्ट्रावायलेट में आ जाएगी। अगर एक्सरेज की बात करें तो एक्सरे ट्यूब जो है ये भी इनर शेल इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन से प्रोड्यूस होती हैं, या फिर कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हैवी मेटल के ऊपर टकरा दो, जैसे कि कॉपर है, उसके ऊपर टकरा दो तो भी एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। गामा रेज अपन सबको पता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपन को गामा रेज देते हैं। तो ये तो हुआ इनके प्रोडक्शन से रिलेटेड। इनके यूजेस में अभी आपको बताने वाला हूं। इनको डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो गामा को डिटेक्ट करने के लिए फोटोसेल्स या फिर आपकी फोटोग्राफिक फिल्म, इसके बाद आप अगर देखो एक्सरेज के लिए भी फोटोग्राफिक फिल्म, अगर आप देखो आईआर रेस के लिए, अल्ट्रावायलेट के लिए भी फोटोग्राफिक फिल्म, आप हर एक में फोटोग्राफिक फिल्म ऐड कर सकते हो। विजिबल के लिए भी फोटोग्राफिक ऐड कर सकते हो। बाकी माइक्रोवेव के लिए पॉइंट कॉन्टैक्ट है और रिसीवर एरियल एंटेना है हमारे पास रेडियो वेव्स के लिए। बाकी फोटोग्राफिक फिल्म लगभग आपका विजिबल तक लेकर चला, आईआर तक भी आप लेकर जा सकते हो। इनके यूजेस इंपॉर्टेंट है, इनकी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है। मैं उल्टा लेके चलता हूं। गामा कहता है अगर आपकी वेवलेंथ 0.001 नैनोमीटर 10 की पावर -3 नैनोमीटर से अगर कम है तो आप उसको कंसिडर करते हैं गामा। अगर आप 1 नैनोमीटर से 10.0001 यानी कि 10 की पावर -3 नैनोमीटर है तो वो रेस कंसिडर की जाती हैं एक्सरेज। इसके बाद 1 नैनोमीटर से 400 विजिबल, 400 से अल्ट्रावायलेट, 400 से 700 यूवी, 700 से 1 मिलीमीटर इंफ्रारेड, 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर माइक्रोवेव, 0.1 मीटर यानी कि 1 मीटर से इनफैक्ट ज्यादा ही हो गई, 0.1 मीटर से ज्यादा हो गई तो अपने पास फिर वो रेडियो वेव की कैटेगरी में आती है। फ्रीक्वेंसी रेंज भी आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, और अगर नहीं है आइडिया तो आप क्या करो, C = लैम्डा न्यू में वेवलेंथ की वैल्यू रखते जाओ, ये वाली आपको फ्रीक्वेंसी मिलती चली जाएगी। सो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सारी की सारी वेवलेंथ कैसे प्रोड्यूस होती हैं, क्या इनका अपने पास डिटेक्शन होने वाला है, क्या इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, क्या वेवलेंथ की रेंज है, बस यही क्वेश्चंस बनते हैं, दिमाग में होने चाहिए। अब आता है अपने पास यूजेस। तो यूजेस क्या हैं, तो अगर आप रेडियो को देखो तो रेडियो का यूज होता है अपने पास रेडियो और टीवी के कम्युनिकेशन में, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में भी। अभी जो नए टेलीस्कोप्स बाहर भेजे गए हैं ना, जो वो टेलीस्कोप्स रेडियो टेलीस्कोप्स हैं, रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करते हैं और बाहर दूसरी गैलेक्सीज की फोटोज लेते हैं। इसके बाद माइक्रोवेव का यूज अपन रडार में करते हैं, नेविगेशन में करते हैं, ठीक है। अभी जो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है उसमें रडार लगे होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं एनिमी की मिसाइल्स को, वो आपके रडार सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। प्लेन जो नेविगेट होते हैं वो रडार सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। इसके बाद इन एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें भी माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, और कुकिंग पर्पस में तो माइक्रोवेव्स होते ही हैं। इसके बाद इंफ्रारेड नाइट विजन कैमरास यूज करते हैं, जो अपन थर्मामीटर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। हमको जहां पर भी हीट फील होती है ना, वहां इंफ्रारेड होती है। फॉग में अपन इसका यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल में इसका अपन यूज करते हैं, और एनालिसिस में, मॉलिक्यूलर एनालिसिस में तो यूज करते ही करते हैं। इसके बाद ये यूजेस हमें पता होने चाहिए, क्योंकि यही हमारे एग्जाम में आने वाले हैं और कुछ नहीं आने वाला। अल्ट्रावायलेट लाइट की अगर अपन बात करें तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो लगभग माइक्रोवेव से लेके यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज तक आप लिख सकते हो। इसके बाद अगर अपन देखें स्टरलाइजिंग पर्पस पे, तुम सबके घर में यूवी रेज हैं, जिस किसके घर में कैंट आरओ है उन सबके घर में यूवी लैंप होगा, वो बैक्टीरियाज को मारने के लिए फिल्टर के अंदर यूज किया जाता है। इसके बाद
फॉर्ज डॉक्यूमेंट, और अगर तुम लोगों ने देखा होगा वो जासूसी वाले ब्लू कलर की लाइट लेके फिंगरप्रिंट ऐसे 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 ढूंढ रहे होते हैं, वो एक्चुअली यूवी लाइट होती है, ठीक है। वो ब्लू कलर नहीं होता है, ब्लू तो उसके अंदर है, बट बेसिकली उसके अंदर यूवी रेज होती हैं। एक्सरेज की बात करें तो फ्रैक्चर, हड्डी टूटी, फ्रैक्चर के लिए अगर जिस रेज का यूज करते हैं, क्योंकि बोन एक्सरेज को अलाउ नहीं करती, बाकी जो अपने मसल्स के टिश्यूज हैं उनमें से पास हो जाती है, तो अपन को एक्सरे के लिए यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकते हैं, और फॉर द डिटेक्शन ऑफ पल्स इन ऑस्टर्स, अगर अपन को पल्स का डिटेक्शन करना है उसमें भी अपन लोग एक्सरेज का यूज कर सकते हैं। गामा रेज, गामा रेज का बेसिक यूज होता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने में, एज फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब कि मैं तुमको एक बात बताता हूं, पहले इंडिया से अमेरिका में मैंगोज नहीं जाते थे, क्योंकि अमेरिकन्स बोलते थे कि आपके यहाँ के कोई बैक्टीरिया, कोई इंसेक्ट्स अगर हमारे यहाँ आ गए तो वो मतलब वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम कड़ी क्रिएट कर देंगे, ठीक है, जेनेटिकली भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ के बैक्टीरियाज के साथ मिल जाएंगे, कुछ नया कुछ डिजास्टर क्रिएट हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ था 2008-9 के बाद हम लोगों ने कोबाल्ट 60 का यूज़ किया, और जितने भी मैंगोज होते थे उनको हमने एक रेडियो एक्टिव चैम्बर में बिल्कुल लिमिटेड डोज के साथ पास कराते थे, जिसकी वजह से सारे बैक्टीरियाज मर जाते थे। और अब शायद अपन वो टॉप 5 में, बल्कि टॉप 5 से भी टॉप 2 टॉप 3 के अंदर मैंगोज के एक्सपोर्टर है, ठीक है। उसका रीजन यही है कि अब किसी को भी अपन से मैंगोज लेने में डर नहीं लग रहा, क्योंकि इंसेक्ट्स तो यहीं मर जाएंगे। खैर, सो ये हमारे पास एक और एग्जांपल था। तो फूड को प्रिजर्व करने में, रेडियोथेरेपी में, जिसको कैंसर वगैरह होता है, वहां पर अपन लोग एक बिल्कुल सिलेक्टिव डोज यूज करते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का, गामा रेस का, ताकि वो उस पर्टिकुलर सेल को, उस पर्टिकुलर जोन को किल कर दे जो कैंसरस सेल है, काटना भी ना पड़े और काम भी हो जाए। तो रेडिएशन की जो थेरेपीज होती हैं वो उनमें भी हम गामा रेस का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ यूजेस थे, बहुत इंटरेस्टिंग यूजेस हैं। इसके तो जितने यूजेस पढ़ो उतने कम है अपने पास। फ्रीक्वेंसी की रेंज को घोंट लेना, कॉक्सोवेमर मैंने तुम्हें कोड दे दिया है। इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल गलती से मत भूलना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खत्म हो चुका है। जय हो।